अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं मोना आलम। अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाना यकीनन एक माइलस्टोन है जो कि हमने काफी हद तक अचीव किया। क्या मईशत पर इस फैक्टर के बराह रास्त असरात हैं, इसके हवाले से बात करेंगे। यूं तो मुहिब्बे वतन जितनी भी सियासी जमातें हैं उनके भी हम जानते हैं कि मिलिटेंट विंग्स मौजूद हैं, और जब हम लोग लॉ एंड ऑर्डर या अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन की बात करते हैं तो इनकी एलिमिनेशन भी उसी के अंदर एनकम्पास होती है। मुल्क में जारी ऑपरेशन एक अर्जेंसी बेस्ड मेजर है जो हम जानते हैं कि जारी किया गया इन तमाम टेररिस्ट एलिमेंट्स पे, इन तमाम लॉलेसनेस पर काबू पाने के लिए। लेकिन ये एक अर्जेंसी मेजर था। लॉन्ग टर्म में अगर इसकी बात करें तो इन मसाइल का हल क्या अच्छी पुलिसिंग और कानून नाफिज करना है, और इसके लिए हमारे एक्सपेंडिचर्स या हमारी मईशत का, हमारे बजट का या हमारे एक्सपेंडिचर्स का बिलखुसूस कितना हिस्सा मुख्तस किया जाता है। हमारे एक्सपेंडिचर्स के अलावा अगर कराची स्पेसिफिक होकर इन्हीं एक्सपेंडिचर्स की बात करें या सिंध स्पेसिफिक होकर बात करें तो चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह ने हमने देखा कि रुपीज 2.2 बिलियन जो है वो एलोकेट किए हैं अच्छी पुलिसिंग के हवाले से, और इसी लॉ को जो है इसको नाफिज करने के एतबार से, इसमें मजीद बेहतरी एडवांसमेंट लाने के एतबार से। लेकिन क्या सिंध की नई लीडरशिप से बजट या किसी भी एक्सपेंडिचर को एलोकेशन के अलावा उसकी जो रिलीज है उसकी भी एक्सपेक्टेशन अब हम रख सकते हैं इस नई काबीना से, इस पूरी नए लीडरशिप से जो कि अब सिंध में मौजूद है। कराची स्पेसिफिक तो हमने ये भी देखा कि कल भी जो ख्वाजा इजहारुल हसन का अरेस्ट हुआ और उसके बाद उनकी जो रिहाई हुई, उनके रिलीज, एक नया मामला है। इसके बाद भी हमने देखा कि दोबारा से सामने आ गया और पुटअप हो गया। एसएसपी राव अनवार एक दफा फिर से एमक्यूएम के साथ क्लैश की सूरत में नजर आ रहे हैं। चीफ मिनिस्टर सिंध ने हमने देखा इस पूरे मामले के बाद कॉन्सिक्वेंटली एसएसपी राव अनवार को सस्पेंड किया, आईजी सिंध से रिपोर्ट भी तलब की है। लेकिन क्या जरूरत इस वक्त बेहतर पुलिसिंग की है या फिर रिस्पॉन्सिबल सियासत की है या दोनों की है? नॉनदलेस क्या कराची मजीद लॉलेसनेस बर्दाश्त कर सकता है? मुल्क का इकोनॉमिक हब मजीद ये अफोर्ड कर सकता है कि कारोबारी सरगर्मियां जैसे माजी में इन्हीं तमाम वजूहात या फैक्टर्स की बिना पर, लॉलेसनेस की वजह से या पॉलिटिकल जमातों की एजिटेशन और प्रोटेस्ट की वजह से, क्या मजीद इस शहर में हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सफर करना जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं? मुआशी एजेंडा पर जब हम जानते हैं कि हम लोग एक अच्छे पेस पर जाते हुए नजर आ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स मोर और लेस पॉजिटिव हैं और अब एक बेहतरी की जानिब डायरेक्शन ले चुके हैं, इस वक्त हमारे लिए खास तौर पे लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, उसकी मुनासबत से और सियासी विजडम की मुनासबत से क्या जरूरत वक्त है, इन तमाम उमूर पर आज रोशनी डालेंगे मेरे मौजूद पैनलिस्ट के साथ। मेरे साथ पैनल में तशरीफ फरमा है मिस्टर जफर मोती, सीईओ हैं आप जफर मोती कैपिटल्स के, बेहद प्रोमिनेंट नाम है हमारे कैपिटल मार्केट में, लिहाजा उनसे बराह रास्त इसका असर अपनी मईशत के एतबार से जानेंगे। मिस्टर वलीउल्लाह खान ने भी हमें आज ज्वाइन किया है पैनल में, माहिर इक़्तिसादियात हैं आप, और आपसे भी इस बात की जानकारी लेंगे कि किस तरह से ये तमाम फैक्टर्स हमारे मईशत को इम्पैक्ट करती हैं और क्या इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया जा रहा है। मिस्टर अहमद चिनॉय हमारे साथ फोन पर मौजूद होंगे, फॉर्मर चीफ हैं आप सीपीएलसी के, लिहाजा लॉ एनफोर्समेंट और कानून के निफाज के हिसाब से जो किया जा रहा है क्या वो सफिशिएंट है, ये उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ के लिए हम मांगेंगे मिस्टर मोहम्मद जुबैर से, फोन लाइन पर हमारे साथ तशरीफ फरमा होंगे मिस्टर अहमद चिनॉय भी और मिस्टर मोहम्मद जुबैर भी, जिनको हम लोग कनेक्ट करेंगे शॉर्टली। मिस्टर मोहम्मद जुबैर इज द स्टेट मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन, लिहाजा उनका मौक़िफ़ बेहद जरूरी और पर्टिनेंट रहेगा पूरे डिस्कशन में। बहुत शुक्रिया तमाम जेंटलमैन का जो इस वक्त पैनल में भी मेरे साथ मौजूद हैं और ओवर द फोन भी हमें शॉर्टली ज्वाइन करने वाले हैं। मिस्टर जफर मोती, आपसे बाकायदा आगाज करना चाहूंगी कॉन्वर्सेशन का। आपको लगता है कि वाकई ये तमाम फैक्टर्स जितने इंपॉर्टेंट हैं हमारी मईशत के लिए, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर इसका बिल्कुल डायरेक्ट इम्पैक्ट नजर आता है, खासतौर पे सेंटिमेंट के एतबार से, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द लास्ट रिसेंट फ्यू ईयर्स, आपको लगता है इसमें बेहतरी आई है और क्या उसके असरात हमारी मार्केट में दिख रहे हैं? देखिए, पहले तो हम जो सो कॉल्ड स्टॉक ब्रोकर्स और जो हैं वो हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि हम एक कंपनी को माइक्रो लेवल्स पर देखते हैं कि बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन हम उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे होते, वो हमारे रिसर्च एनालिस्ट कर रहे होते हैं। हम मैक्रो लेवल पर देख रहे होते हैं और मैक्रो लेवल में उस मुल्क के हालात, ताल्लुकात, उस मुल्क के जो सिचुएशन है उसका बहुत बड़ा इफेक्ट आता है, और उस सिचुएशन में लॉ एंड ऑर्डर सबसे ऊपर है। और उसका आपने जो बिल्कुल ठीक कहा कि जो इन्वेस्टमेंट के एटमॉस्फेयर है उसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का असर भी इस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से होता है। जब आप इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ लाते हैं तो रिटर्न्स तो देख रहे होते हैं, लेकिन उनको फील गुड एलिमेंट भी चाहिए होता है। उनको ये भी चाहिए होता है कि जब हम निकले हैं अपने ऑफिस के लिए या अपनी इंडस्ट्री के लिए या स्टॉक मार्केट के लिए तो हमें ऐसा कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नजर नहीं आए। अब ये देखें
کئی لوگ جو ہے سوشل میڈیا فیس بک کو اور یہ وائلنس دکھاتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے کلپس کے یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور امجد صابری کا یہ چیزیں ایک آدمی کو ایک جوک جیسے سوشل میڈیا کی چیزوں میں بھی اتنی سیریسنس آ گئی ہے. اور پاکستان میں تو میں اسپیشلی بولتا ہوں میڈیا کو کہ میڈیا جو ہے وہ اچھے ہلکے پھلکے ہی پروگرام دکھائے. یہ جو بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، جیسے مار کٹائیاں ہو رہی ہیں، فائرنگ ہو رہی ہیں، بینک رابریز ہو رہی ہیں، اس سے افیکٹ بہت برا آتا ہے. اب آتے ہیں کہ یہ سچویشن کی بہتری سب کو نظر آ رہا ہے. یہ کراچی میں اسپیشلی، لاہور میں بھی ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ صرف کراچی کا تو امیج انہوں نے اور خراب کر دیا. ہمارے دوست لاہور سے فون کریں گے کراچی آ سکتے ہیں کہ نہیں. اچھا، ہم نے کہا حملہ، پھر ہم بھی جوک کرتے تھے جب یہ ہوئے ادھر حالات خراب ہوئے، واگا پر اٹیک ہوا، یہ ہوا، تو ہم بھی کہہ رہے تھے کہ ہم لاہور آ سکتے ہیں کہ نہیں، الٹا بھی جا سکتے ہیں. لیکن بہت بہتری آئی ہے، لوگوں کا فیل گڈ ایلیمنٹ آیا ہے. لوگ ہمارے ریگولیٹر میں ایک مجھے بتا رہے تھے کہ جب وہ اسلام آباد سے، کیونکہ حکومت تو اسلام آباد سے ہی آتی ہے نا، یہ میں سرکاسٹکلی کہہ رہا ہوں، تو وہ جو ہے ادھر سے پلین میں آتے جہاں پر، تو یہاں پر آ کے کہتے تھے، وہ ڈرائیور ہم کو ڈرا دیتا تھا کہ آپ اپنے لیپ ٹاپ نہیں آن کریں، موبائل آن نہیں کریں. اب وہ کہہ رہے تھے کہ اب میں آتا ہوں تو وہ ڈرائیور ایئرپورٹ سے بولتا ہے کہ سر گو ہیڈ، واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو آپ کرتے رہیں، میں آپ کو اپنے ادھر CCP کی آفس تک پہنچا دیتا ہوں. اس کے بیچ میں جو بھی ان کو ریپشن کرنا ہو وہ کر لے. تو یہ جو ہے سچویشن اب اتنی گرم ہو گئی تھی کہ ریئل میں کراچی کے ہوٹلز تک فل نہیں ہو رہے تھے. صحیح بات ہے. اور کراچی میں لاسٹ 15 سال سے 1700 5 اسٹار کمروں کے علاوہ ایک اور کمرہ نہیں بنا ہے. اچھا، یہ نہیں پوچھے گا کہ مجھے کیسے پتا، لیکن یہ جو ہے ایک دم ایسا تھا کہ کراچی میں کوئی نئی بلڈنگ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ٹورزم تو چھوڑیں، بزنس اپرچونیٹیز کے لیے بھی لوگ آنے کو تیار نہیں تھے. اچھا، میٹنگیں تمام کہتے تھے یا تو آپ دبئی میں کریں. ہم نے ایفا کر کے ایک پروگرام سافٹ ویئر لیا تھا 20 سال پہلے، ان کو ہم نے ملینز آف ڈالرز میں وہ دیا تھا اسٹاک ایکسچینج میں. تو ان کو ہم نے کہا کہ آپ آ جائیں، تو انہوں نے کہا حالات بہت خراب ہیں، آپ کائرو آ جائیں. تو ہم نے کہا وی کینسل دا ڈیل، تو انہوں نے کہا گو ہیڈ کینسل دا ڈیل. یعنی ہم نے کہا میں نے ایک لیوریج پوائنٹ آف کیا کہ بھائی اگر ان کو اتنا بڑا ڈیل دیا تو دے شوڈ کم ٹو اس، ہمیں یہاں پرابلم ہو رہی ہے. خیر پھر ہمیں جانا پڑا باہر. تو اب یہ ہے کہ واپس کراچی میں لوگ آنے لگے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کمپنیز کے ٹاپ میں لوگ آ رہے ہیں، لیکن ٹاپ 20 میں نمبر 19 والا اب آنا شروع ہوا ہے، پہلے تو آ ہی نہیں رہے تھے. تو سچویشن کافی بہتر ہے. ٹھیک ہے، بہتری نظر آ رہی ہے. MQM اسپیسیفک بھی آپ سے ویو جانیں گے، کیونکہ اس کا بڑا ڈائریکٹ امپیکٹ ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ پہ ٹل اے سرٹن پوائنٹ ان ٹائم نظر آتا تھا. اب کیا صورتحال ہے یہ جاننا بھی ضروری ہوگا. مسٹر ولی اللہ، آپ اگری کریں گے کہ معیشت کے اعتبار سے یہ تمام فیکٹرز فنڈامنٹل کردار ادا کرتے ہیں، اور جتنی ان کی امپورٹنس ہے کیا اسی طرح سے ان کو امپورٹنس یہ لیڈرشپ یا سیاسی لیڈرشپ بھی دیتی ہے؟ یقیناً بالکل ایسا ہی ہے. اور الحمدللہ کہ ہمارے جو کنٹری میں یا خاص طور پہ کراچی کی جو انوائرمنٹ ہے، جو اس میں بڑی تبدیلی آئی ہے. جو پہلے ہمارے جو سرمایہ کار تھے، لوکل سرمایہ کار تھے جو ملک سے باہر چلے گئے تھے، اب کافی تعداد میں واپس آ رہے ہیں اور یہاں انڈسٹری لگا رہے ہیں. نہ صرف لگا رہے ہیں بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ابھی سی پیک کا جو معاہدہ ہوا ہے، اس کے بعد جو فارن کمپنیز ہے وہ پاکستان کافی تعداد میں یہاں پہ آ رہی ہے. کیونکہ کمپنی جب فارم ہوتی ہے تو براہ راست اس سے ہمارا کچھ تعلق ہے. تو اس حوالے سے میں یہ بتا سکتا ہوں کہ کتنی کمپنیز ہے، بہت ساری ایسی جو چائنا کی کمپنیز ہے یا اور ڈفرینٹ کنٹریز ہے جو پاکستان میں اپنی سرمایہ کاری کر رہی ہے. اور یہ بہت حوصلہ افزا ایک چیز ہے جو پہلے نہیں ہو رہی تھی. تو اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ ہمارے لیے ایک برے حالات تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ کا شکر ہے کافی حد تک بہتر ہو گئے ہیں، جس میں حکومت وقت نے، انفورسمنٹ ایجنسیز نے اور لوکل گورنمنٹ نے جو ہے ہماری صوبائی گورنمنٹ وہ بہتر کردار ادا کر رہی ہے. اور اس سے بڑا فرق آیا ہے. جو ایریا ہماری کمیونٹی، بزنس کمیونٹی کے لیے جو نوے ایریاز ہوا کرتے تھے، آج وہاں پہ بلا خوف و خطر ہم جاتے ہیں. تو یہ کافی ایسے سیاسی ٹیبوز بھی ہیں مسٹر ولی اللہ جو اب دور ہو گئے ہیں، جن کے بارے میں اب ہم کھلے الفاظ میں یا کینڈیڈ ہو کے بات کرتے ہیں. بالکل کہہ سکتے ہیں. دیکھیں ڈفرینٹ سیاسی جو جماعتیں ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہمارے سامنے آتی رہی ہیں، تو ایکچولی جب تک ہم قوم کے مفاد میں کوئی بہتر کام نہیں کرتے یا کسی بھی، تو وہ میرا خیال ہے پولیٹکس تو نہیں ہوا نا.
پولیٹکس تو یہ ہے کہ ہم اپنے ملک اور قوم کے مفاد میں ہی پہلے سوچیں. تو اگر ہم اس کے لیے نہیں سوچیں گے, فضا اس طرح نہیں بنائیں گے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اس طرح سے کامیاب ہوں گے. تو بہرحال ابھی جو تبدیلی آئی ہے, یہ آ رہی ہے, یہ انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ امید ہے کہ بہت اچھی جو سچویشن ہے بہتر ہو جائے گی. اور ابھی جس طرح کا رفٹ ٹیک چل رہا ہے, جیسے اگر ایم ٹی ایم اسپیسیفک ہم ایشو کی بات کریں, پہلے آپ سے اس کے ویوز جان لیتے ہیں, پھر ظفر صاحب کی جانب میں بڑھتی ہوں. اگر یہ ایم ٹی ایم اسپیسیفک ایشو کے بارے میں ہم بات کریں, آپ کو اس کا ایک امپیکٹ ہم دیکھتے تھے کہ بہت پہلے, کچھ سال پہلے یا کچھ عرصہ پہلے, ناٹ ویری لانگ اگو, ہمارے شہر میں بڑا پرومیننٹ ہو کے نظر آتا تھا. اب اس طرح سے آپ اس کا امپیکٹ دیکھتے ہیں, اور اگر یہ چیزیں سائڈ لائنڈ ہو گئی ہیں یا سب ڈیوڈ ہو گئی ہیں, یہ اچھا ہے یا برا ہے؟ نہیں, بہت اچھا ہے. دیکھیں, سیاست کرنا تو کوئی برائی نہیں ہے, بہت اچھی چیز ہے کہ سیاست کی جائے, لیکن یہ ہے کہ سیاست کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں نہ ہوں جو تکلیف دہ ہوں ایک عام عوام کے لیے, ایک عام شخص کے لیے, عام شہری کے لیے. تو جیسا میں نے آپ کو بتایا, سیاسی جماعتیں اس بارے میں کتنی سنجیدہ ہیں, وہ کتنا سنجیدگی سے یہ چیزیں سمجھتی ہیں کہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہم معاشیات کو کمپرومائز نہیں کر سکتے. ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کے سوچنا پڑے گا. اور حکومت وقت جو ہے اس وقت حکومت پاکستان ہے, جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, اور خاص طور پہ جب سے ابھی ہمارے سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب یہاں تشریف لائے ہیں, کافی ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ, اور کافی اچھے اپنی کارکردگی دکھا رہے ہیں, لیکن تھوڑا سا وقت چاہیے کسی بھی چیز کو بگڑے ہوئے حالات کو. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے حالات تھے دھرنوں کے معاملات اور دیگر معاملات رہے ہیں, تو اب یہ دیکھیے کہ چائنا کے ساتھ جو ہمارا ایک ایگریمنٹ ہے پاکستان کا, یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. یعنی 1 سال پہلے جو ہے وہ ان دنوں جب چائنا کے صدر آ رہے تھے تو وہ نہیں آئے تھے, وہ ڈائیورٹ ہو گیا تھا, تو ہم 1 سال بہت پیچھے چلے گئے. تو یہ سب چیزیں میں پوچھوں گی, الاؤ کیجیے گا, میں آتی ہوں آپ کی طرف, کہ دھرنوں کی وجہ سے اگر یہ ڈائیورٹ ہوا تھا تو اس 1 سال میں کتنا فرق پڑا ہے, یا ہمیں مٹیریلسٹکلی کتنا لاس ہوا ہے. فون لائن پر ہمارے ساتھ مسٹر احمد چنوئے ہیں, فارمر چیف ہیں آپ CPLC کے, لہٰذا لا انفورسمنٹ کے حوالے سے آپ کی پرٹیننٹ رائے جانتے ہیں پورے معاملے پر. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام. مسٹر چنوئے, ٹو بگن ود, سب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ ابھی جو MQM اسپیسیفک کل جو معاملہ اٹھا ہے, اس حوالے سے پہلے آپ کی بات, آپ کی آراء جان لیتے ہیں. بہتر پولیسنگ کی ضرورت آپ اس میں زیادہ سمجھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے پولیس کی طرف سے جو ذمہ داری ہے اس کا تعین بہتر ہونا چاہیے, یا پھر سیاسی جماعتوں کی طرف سے, خاص طور پہ MQM اسپیسیفک, آپ کو لگتا ہے کہ ان کی طرف سے رسپانسبلٹی کا مظاہرہ زیادہ ہونا چاہیے؟ اس پورے سچویشن میں آپ دونوں سائڈس کو کیسے ایویلویٹ کریں گے؟ دیکھیے, کل کا جو انسیڈنٹ تھا اس میں ایک بات بالکل کلیئر کٹ ہو گئی. سندھ گورنمنٹ کا موقف سامنے آ گیا, انہوں نے شیرا انوار کو معطل بھی کر دیا, پرائم منسٹر صاحب سے بھی فون آ گیا, اور ہر سطح پہ جو ہے وہ انسیڈنٹ کو کنڈیم کیا گیا کہ جس طریقے سے وہ کیا گیا ہے. جہاں تک FIR میں وانٹڈ کی بات ہے تو ظاہر ہے اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. FIR میں اگر آپ نامینیٹڈ ہیں تو آپ سے وارنٹ بھی ایشو ہوتے ہیں, اور آپ کو آ کر وارنٹ بتایا بھی جاتا ہے, جو لیگل بات ہے. اگر ہم ایک طرف لیگل امپلیکیشنز کی بات کریں گے تو پھر دوسری طرف بھی لیگل امپلیکیشنز جو ہے وہ پورے ہونے چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے موقف سے زیادہ سندھ گورنمنٹ کا موقف اس میں بالکل واضح ہے کہ جہاں انہوں نے SSP کو بھی سسپینڈ کر دیا, اور اس کے بعد جو ہے اس کے خلاف انکوائری کمیٹی بھی بٹھا دی. تو بائی اینڈ لارج میں سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو قانون کا احترام کرنا چاہیے, جو لا ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے. اسی طرح تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے بھی لازم ہے کہ قانون کی پاسداری کریں اور آئین کے مطابق جو ہے وہ عمل کر کے کام کریں. ٹھیک ہے سر, ایک اور بات جو آپ سے جاننا ضروری ہوگی, ₹2.2 بلین کی ایلوکیشن ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھی ہے کہ چیف منسٹر سندھ کی طرف سے کی گئی ہے. بہتر پولیسنگ کی اس میں بات کی جا رہی ہے, اس میں ان کو ٹیکنالوجیکلی بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو ایڈوانسمنٹ جو ہے وہ دی جائے گی, ان کی ٹریننگز بھی اس میں شامل ہیں جو کہ آرمی کی مدد سے جو ہے وہ ممکن بنائی جائے گی. بہتر پولیسنگ کی طرف کتنا دھیان ہے؟ ایلوکیشن تو ہو گئی ہے, اس کی ریلیزز بھی کیا ہم ایکسپیکٹ کریں؟ لیکن میں سمجھتا ہوں ایلوکیشن ایک اچھی بات ہے. 2.2 بلین کا اناؤنسمنٹ آیا ہے, اخبار میں شیئر سرخی لگی ہوئی ہے, اور کہا گیا ہے کہ یہ جدید ٹیکنالوجی کے حصول اور ٹریننگ کے اسپیکٹ پر خرچ کیے جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بیٹھ کر پہلے اینالائز کر لینا چاہیے, اور اس کی امپلیکیشنز دیکھ لینی چاہیے کہ کون سی ٹیکنالوجی جو ہے وہ کارآمد ثابت ہوگی, اور کون سی ٹریننگ جو ہے وہ ہمارے لوگوں کے لیے کارآمد ثابت ہوگی. میں پرسنل رائے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں
पुलिस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, उनको बेटर वर्किंग कंडीशंस देने की ज़रूरत है, और उसके बाद टेक्नोलॉजी को जो है वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये 3 फेज में काम होना है, और जब ये तीसरे फेज में काम होगा टेक्नोलॉजी को जब हम यूज़ करेंगे, तो साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स को जो है वो स्ट्रेंथन करने के साथ साथ उसकी ट्रेनिंग एस्पेक्ट जो है उसको भी काम में लाना जरूरी है। उसके बगैर मैं समझता हूँ कि हम अच्छी पुलिसिंग नहीं कर सकते। तो ये सारे इकदाम मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इकदाम है, ये फंड से एलोकेशन अपनी जगह पर है, लेकिन इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन और फिर उसके प्रॉपर जो बेंचमार्क बनकर रिजल्ट अचीव होने हैं उस पर जो है वो बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, ताकि हम इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी कर सकें और उसके इम्प्लीकेशन जो है वो आने वाले सालों में नजर आने चाहिए। पाक अफवाज के लिहाज से सर बताइएगा, इसमें कहा जा रहा है कि उनकी भी जो मदद है वो दरकार होगी और उनकी मुकम्मल तौर पे कोलैबोरेशन है और उनकी जो मौजूदगी है वो यकीनन बेहतर बना सकती है हमारी पुलिसिंग को, हमारी लॉ एनफोर्समेंट को। वहां से हम क्या मदद ले सकते हैं? उनकी साइड से कौन सी ऐसी ट्रांसफर है, आया वो स्किल की हो या टेक्नोलॉजी की हो, जो आप जरूरी समझते हैं हमारी पुलिस के हवाले से? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी फौज दुनिया की बेहतरीन फौजों में शुमार होती है, और बेहतरीन फौज में जब शुमार होती है जब उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर हो रही है, उसकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो अच्छी है, और उसकी तमाम तर जो जरूरियात है उनका ख्याल रखा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जब एक मॉड्यूल फोर्स हमारे पास मौजूद है और वो मॉड्यूल फोर्स हमारी पुलिस को अगर ट्रेनिंग दे जिसमें न सिर्फ ग्राउंड ट्रेनिंग की बात है, कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने की बात है, और फिर साथ साथ एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनाने और उसको इस्तेमाल करने की बात है। तो ये तीनों चीजें जो है वो मिक्सअप होकर एक बेहतर फोर्स को सामने ला सकती हैं, और जो पुलिस के बारे में अमूमन शिकायत है नॉन परफॉर्मेंस की या नॉन डिलीवरेंस की, उसमें मैं समझता हूँ काफी हद तक कमी आ सकती है कि जो पुलिस का ट्रेनिंग एस्पेक्ट है थ्योरेटिकली तो बिल्कुल सही होगा, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो नजर नहीं आता। प्रैक्टिकली नजर उसी सूरत में आ सकता है कि जब हम उसको बैठकर उसके अच्छे रिजल्ट देखें और पब्लिक में एक एक्सेप्टेबिलिटी स्टैंडर्ड्स आ जाए पुलिस का। बहुत शुक्रिया मिस्टर अहमद चिनॉय, आपने हमें वक्त दिया, हमसे बात की इस बहुत अहम मौजू पे। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड व्यूज। हमने मिस्टर अहमद चिनॉय का व्यू जाना है इसमें लॉ एनफोर्समेंट के हवाले से क्या चीजें वो समझते हैं जरूरी है, पाक फौज की किस तरह से हम लोग मदद ले सकते हैं, मुस्तफीद हो सकते हैं अपनी पुलिसिंग को बेहतर बनाने में। मिस्टर जफर मोती, इससे पहले जो हम बात कर रहे थे एनक्यूएम स्पेसिफिक इशू पे आ जाते हैं। आप बहुत मुनफरिद हैं इस मामले में, आपके कैंडिडेट, आपके व्यूज जितने भी होते हैं, कैंडिडेट आपका व्यू क्या होगा सर? ऑनेस्ट ओपिनियन आपका क्या है? चीजें इस मामले में कितनी बेहतर हुई हैं? क्या अब हम लोग ब्लेटेंट हो सकते हैं इससे? देखिए, ये अब जो जितनी क्लैरिटी हुई है, अब ये 2-4-6 महीने में ऐसे कभी हुआ नहीं था, ठीक है। नंबर 1, अहमद इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, लेकिन बिल्कुल इसका ओपिनियन ही गलत है कि एक पुलिस ऑफिसर जब कोई चीज करता है उसके पास सब डॉक्यूमेंटेशन होती है। वो आपको पता है कि जब माइकल जैक्सन जैसे सुपरस्टार को भी गए तो उसको भी कड़ी डाली गई थी। अब ये उनका बिल्कुल तरीका था कि ये खामोशी से बैठ जाते और 1 घंटे 2 घंटे या दूसरे दिन इनको आराम से इनको बेल हो जाती, ठीक है ना, जिस तरह बाकी केसेस में हुई है। ये रूल है, लॉ ऑफ द लैंड है। अब जब आप इसको पुलिस को इस तरह करेंगे तो वो डीमोटिवेटेड होगी। हमने 1992 के पुलिस अफसरों का भी देखा है जो परेशानियां वो गुजरे हैं, जो यहाँ से छोड़ कर चले गए थे उनके पर। फिर ये आप इसको अगर माशी तरीके से देखें तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। ये आप सोचे कि इकोनॉमिक्स में जब ये आप पूरा कराची बंद हो जाता था, आपको पता है क्या हाल होता था कराची में? मैं लोगों को कहता था कि दुनिया में जीपीआरएस लगा हुआ है ना, तो कराची के लिए तो एक अलग जीपीआरएस है कि आज कौन सी कौम कराची की गुस्से में है, तो उस एरिया को अवॉइड करें। यानी अगर ये कौम गुस्से में है तो उस एरिया से ना निकले, महमूदाबाद से नहीं निकले, या फिर माई कुलाची में सुल्तानाबाद में है हीटेड है तो वहां से ना निकले। अच्छा, बाकायदा सुबह 7:30-8 बजे सब एक दूसरे को स्टॉक ब्रोकर्स फोन करते थे कि यार ये रोड ब्लॉक हो चुका है और यहाँ से तुम आना, एक दूसरे को हेल्प आउट करने के लिए। फिर ये भी वक्त आया कि एक गाड़ी में 4-4, 3-3 लोग जाने लगे। फिर ये था कि मेरे घर के पास एक नेचुरल स्ट्रीट्स ऐसी बनी हुई है कि अप एंड डाउन होता है, तो मैंने कहा मैं उधर जॉग कर लूंगा। तो मेरे कई दोस्तों ने कहा कि नहीं,
ये किडनैपिंग की पीक थी उस टाइम। राइट, बिल्कुल ठीक है। अब आप सोचो कि ऐसे एलिमेंट में हम रह रहे थे कि हमको लग रहा था कि मोगाडिशु शायद अपने से बेहतर होगा, या सोमालिया का कोई और सिटी हमसे बेहतर होगा, या सूडान का कोई सिटी हमसे बेहतर होगा। ऐसे हालात हो गए थे। इलीगल वेपन जितना कराची के अंदर है वो पूरे यूरोप के पूरे कॉन्टिनेंट में नहीं है, मैंने हिसाब करवा लिया। इसमें सर्बिया, अल्बानिया, ऐसे भी कंट्रीज आते हैं जो बहुत ही टफ हैं, जिधर बहुत क्राइम है। ये मैं इटालियन माफिया की वो बात नहीं कर रहा, ये रियल रशियन माफियाज हैं, उससे भी ज्यादा इलीगल वेपन कराची में। तो इस इलीगल वेपन को तो आपको रोकना पड़ेगा। और अगर ये आपने पुलिसिंग के हर काम के बीच में आएंगे तो ये फिर दोबारा बैक टू जीरो हो जाएगा सबका। अच्छा, ये मुहिम कुछ शुरू हुई थी, खासतौर पे सिविल सोसाइटी ने इस चीज को टेकअप किया था, डी वेपनाइज कराची। अब मुझे नहीं पता कि वो कितनी सक्सेसफुल रही, लेकिन फिर दोबारा से जाहिर है वो एक सिविल सोसाइटी भी एक हद तक अपना जो है वो कर सकते हैं, अपनी बात आगे फुट अप कर सकते हैं, उनकी कुछ लिमिटेशंस यकीनन मौजूद हैं। देखिए, सबसे बड़ी लिमिटेशन तो यही है ना कि फंडिंग नहीं है उनके पास, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उनके साथ पुलिस नहीं जा रही है, कि पुलिस के साथ। अब ये आप जो इंसिडेंट कल का हुआ है, अगर पुलिस का एक ही बंदा जाकर इतनी हिम्मत से काम कर रहा है तो वो उसको करने दिया जाए। इससे बेहतर कि आप उसको मुअत्तल करें और उसको ऐसे दिखाएं कि उसने बहुत बड़े कोई इलीगल काम किया है। प्राइम मिनिस्टर के लेवल के लोग इन्वॉल्व हो, ये नहीं होता है। फिर आप पुलिसिंग को पूरा पुलिसिंग करने दें। फिर इसीलिए फिर वो केपी की पुलिस की बात आती है कि वो पॉलिटिसाइज फ्री हो चुकी है। ठीक है, पुलिस का डीपोलिटिसाइज होना, इसके हवाले से भी हमने बात करना जरूरी समझा है। फंड्स की बात कर रहे हैं, एलोकेशंस की बात कर रहे हैं, वो भी हम लोग जानेंगे कि इसमें आउट ऑफ द बॉक्स नॉन कन्वेंशनल चीज अब क्या करने की जरूरत है। वलीउल्लाह साहब, पुलिस का डीपोलिटिसाइज होना एक केपीके का मॉडल है, उसकी भी मिसाल जो है वो दी गई। आपको क्या लगता है इन चीजों के अलावा कोई और भी चीज है जो कि अभी नीडफुल है इन टर्म्स ऑफ आवर पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट? देखिए, इनको जो है एक फॉल जो इनकी जरूरियात है, इनको वो फॉल करने की जरूरत है। उसमें यह है कि हमारी पुलिसिंग जो है बेहतरीन कारकर्दगी अपनी कर रही है। राइट। गुज़श्ता दिनों में हालात में ऐसा हुआ है कि कुछ प्रोटेस्ट थी, लेकिन अब यह है कि काफ़ी उसमें तब्दीली आई है, बेहतरी आई है और इंडिपेंडेंट अपने काम कर रही है। तो अपने तमाम तर एफर्ट्स वो बेहतर तरीके से अंजाम दे रहे हैं। लेकिन बात यह है कि हमारी पुलिस के पास वसाइल की। मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं एक ब्रेक की जानिब बढ़ती हूँ। आई बीन टोल्ड आई हैव टू गो ऑन अ ब्रेक इमीडिएटली। उसके बाद दोबारा ऐसी डिस्कशन पे वापस आते हैं, रिज्यूम करते हैं। स्टे ट्यून्ड। तलब और रसब में फर्क है, वो खत्म हो जाएगा। 2017 में डोमेस्टिक के हालात इंशाल्लाह बहुत बेहतर होंगे। किस तरह डील करेंगे लॉ एंड ऑर्डर को आप? हम सब एक पेज पर हैं, एसपी हमारे साथ है, आर्मी से हमें सपोर्ट हासिल है। पाकिस्तान चाहता है कि ताल्लुकात हम करें तो बराबरी की सतह पर और बाइज्जत तरीके से। ये मुस्तरद नक्शा है कि अगर आप जूम इन करें तो यहाँ पे आपको चीनी में लिखा होगा नक्शा, तो ये वो ठीक है। चाइना का अप्रूव नक्शा है। ठीक है। मैं दुनिया जहां के चैलेंज को जाता हूँ, मैं दिल की बात आपको करूँ, पीटीवी पे आता हूँ, मुझे अपना लगता है। तलवार का कांटा मुंतमिल होता है जख्मों का नहीं, आप लफ्जों से काटते हैं। आप देखते हैं प्रोग्राम चलते थे स्पेशल एडिशन चारसदा बादशाह खान यूनिवर्सिटी से। इस वक्त हम स्वात चोटीग्राम गांव में मौजूद हैं। प्रोग्राम चलते के स्पेशल एडिशन के साथ पाकिस्तान के दिल शहर लाहौर से। आपने इस वाक़े के बाद एडमिशन लिए पाकिस्तान। वेलकम बैक टू द शो। हम इस वक्त बात कर रहे हैं कराची स्पेसिफिक सिचुएशन और कंट्री वाइड भी कि पॉलिटिकल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका मुजाहरा कितना किया जाता है, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का इसमें क्या रोल दरकार है, और मईशत के एतबार से क्या इसका जो किरदार है और जो इस पर्टिकुलर फैक्टर का रोल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी रियलाइजेशन हम सब में मौजूद है या नहीं है। वलीउल्लाह साहब, आप इससे ब्रेक से कबल जो बात कर रहे थे, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगी। देखिए, मैं उस वक्त पुलिसिंग के हवाले से बात कर रहा था जी। तो पुलिसिंग अपना देखें काम रोल कर रही है और उसमें काफी बेहतरी आई है। और पुलिस के साथ साथ रेंजर्स है वो भी अच्छे काम कर रहे हैं।
दरअसल बात यह है कि हमारी पुलिस को वेल ऑर्गेनाइज करने की मजीद ज़रूरत है, उनको टेक्नोलॉजीज जो है मजीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। उनके वसाइल जो है बहुत कम है, तो इनको जो रिसोर्सेज हैं इनके वो उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ देखिए सारे काम पुलिस ही नहीं करती या हुकूमत ही नहीं करती। होता यह है कि हमें एक छोटा सा अगर काम आ जाता या कोई प्रॉब्लम आती है, हम ये कहते हैं कि हुकूमत का कसूर है या पुलिस का कसूर है। तो बात यह है कि हमें जो अवामी सतह पर हम बहैसियत एक आम शहरी के भी हमें यह है कि उनके साथ भरपूर किरदार अदा करना पड़ेगा। लेकिन वलीउल्लाह साहब, कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिनाई नहीं कर सकता है, चाहे वो आम शहरी हो या चाहे कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट कोई एजेंसी हो या हुकूमत हो। तमाम चीजें जब साइमल्टेनियसली चलेंगी तभी बात बन जाएगी। तो देखिए हर कोई अपना अपना किरदार इस वक्त जो है उनको चाहिए, उसमें मजीद बेहतरी लाने की काफी गुंजाइश है, जिसमें पुलिसिंग भी है और एक आम शहरी को भी, जो आम आवाम है उनको भी चाहिए कि उनके साथ कोऑपरेट करें और इस तरह से मिलकर एक कोऑर्डिनेशन के साथ जो एतमाद की फिजा जो खराब हुई थी उसको बेहतर करने की जरूरत है। ठीक है, सिविक सेंस की आपने बात की है। इससे कबल जो आप कह रहे थे कि सीपेक 1 साल से डिले हुआ, मटीरियलिस्टिकली इसका इम्पैक्ट क्या था? 1 साल की क्या अहमियत थी सीपेक के बारे में? देखिए बात यह है कि ये तो काफी अरसे से ये सिलसिले चल रहे थे। ये सीपेक अभी जो हुआ है ये तो एक माहिदा है, लेकिन यह है कि इसके ऊपर तो डिस्कशन काफी अरसे से चल रही थी। तो अब जाके ये एक प्रोजेक्ट जो है $46 बिलियन का जो है प्रोजेक्ट, लेकिन बात यह है कि बात सिर्फ $46,000 की बात नहीं है। अब जो सीपेक से जो इनकलाब आने वाला है, ये पाकिस्तान के लिए एक इनकलाब है, आप इसको ना देखें बल्कि ये देखें कि इसके पीछे दीगर कंट्रीज और भी ऐसे ममालिक हैं जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। और मेरा ख्याल है, ये मैं समझता हूँ कि तकरीबन $1.5 बिलियन जो है मतवक्को है कि इसके साथ साथ जो है आएगा। तो इससे जो बहुत बड़ा जो चेंज आएगा मुल्क के अंदर, वो आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह ताला काफी बेहतरी। हमने अभी कुछ अर्सा कबल ये भी देखा था कि सीपेक के हवाले से जो फंड्स की रिलीजेज हैं चाइना की तरफ से, उसमें भी एक स्लो डाउन देखने में आया था। क्या पॉलिटिकल एजिटेशन या पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है, अनसर्टनिटी है, कितना ब्लेम किया जा सकता है इस हवाले से इसको? मिस्टर मोहम्मद जुबैर भी मेरे साथ फोन लाइन पर इस वक्त तशरीफ फरमा है, स्टेट मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन। वफाकी हुकूमत का जो मौक़िफ़ है उसके लिए सबसे पर्टिनेंट तरह आपकी होगी, लिहाजा आपसे बात करते चलते हैं। मिस्टर मोहम्मद जुबैर, अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर जुबैर, वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम। टू स्टार्ट ऑफ विथ, मेरे साथ मिस्टर जफर मोती भी हैं पैनल में। मिस्टर वलीउल्लाह खान, अभी इससे कबल आपने शायद उनको सुना होगा, वो भी अभी बात कर रहे थे। मिस्टर अहमद चिनॉय से हम फोन पे बात कर चुके हैं। खास तौर पे एमक्यूएम स्पेसिफिक अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, आपका कराची से ताल्लुक है, चीजें कितनी बेहतर हुई हैं, इस चीज में मजीद बेहतरी की कितनी गुंजाइश है? और कल जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, हम जानते हैं इसके डायरेक्ट बराह रास्त असरात कराची में जारी कारोबारी सरगर्मियों पर भी होते हैं। कल के इंसिडेंट में पुलिसिंग एक तरफ है और एक तरफ रिस्पॉन्सिबल जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है या रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पॉलिटिकल विजडम का मुजाहरा है। दोनों एतबार को आप किस तरह से असेस या इवैल्यूएट करेंगे? एक तो जी देखिए, कराची में अमन होना तो इज फंडामेंटल। पाकिस्तान में तकरीबन अगर हम पिछले 20 साल की इकोनॉमिक ग्रोथ देखें कि सब एग्री करते हैं कि पाकिस्तान ने वो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं अचीव की जो करनी चाहिए थी, जो उसका पोटेंशियल था। उसकी बहुत सी वजूहत है। एक जो सबसे बड़ी वजह मेरा ख्याल है कि कराची जो कि फाइनेंशियल हब है पाकिस्तान का एंड बाय फार, वो इतना अनस्टेबल था इस हद तक कि 10 मिनट की कॉल पर जिस शहर को बंद कर दिया जाए, और सिर्फ पीसफुली नहीं बंद होता था, आपको पता है, हम सबको पता है कि फिर उसके बाद जो मेहम होता था, जलाओ और टारगेटेड किलिंग होती थी। तो ऐसे माहौल में पाकिस्तान में तरक्की या इकोनॉमिक विजन तो भूल जाए। तो एक तो बिल्कुल फंडामेंटल चीज है कि इसी वजह से सितंबर 2013 में जो सॉर्ट ऑफ पीस अकॉर्ड हुआ था गवर्नर हाउस कराची में, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो रेलेवेंट है कराची से तमाम मौजूद थी और तमाम ने कमिटमेंट की थी, वो प्रोसेस जो शुरू हुआ था वो जारी रहा है। और जहां बहुत सी नुक्ताचीनी भी की जा सकती है कि जी उसमें रुकावटें भी आती रही हैं, लेकिन ओवरऑल मेरा ख्याल है तमाम लोग एग्री करते हैं कि वो जो मैंने एग्जांपल दिए 10 मिनट के नोटिस पर पूरा शहर बंद हो जाता था, अब 10 दिन के नोटिस पर नहीं बंद हो सकता। तो एक फंडामेंटल चेंज हुआ है और लोगों की थिंकिंग में चेंज आया है। लोग ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, बिजनेसमैन ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं।
कल का जो इंसिडेंट है अगेन ये कराची एक ऐसा डेलिकेट सिचुएशन है कि अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि जी सब ठीक हो गया और द वर्स्ट इज ओवर, क्योंकि कल का भी आपने इंसिडेंट का बिल्कुल सही कहा कि कल का इंसिडेंट कितना वो इशू को स्पार्क हुआ, और मेरा ख्याल है उसमें कुछ गलतियां थी, क्योंकि हम जब कोई चीज ठीक करने जा रहे हैं तो वो ठीक करने के लिए हर चीज विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लॉ करनी चाहिए। कोई भी चीज ऐसी की जाएगी जिसपे आप ठीक करने जा रहे हैं और खुद लॉ को ब्रेक कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि कल और सूबाई हुकूमत जिसके अंडर लॉ एंड ऑर्डर आता है उसने खुद एग्री किया, एक्सेप्ट किया, और इसी वजह से उनको पुलिस के जो अफसर है उनको सस्पेंड भी किया। लेकिन इसको सिर्फ इस हद तक देख के खत्म नहीं किया जा सकता। बाकी हुकूमत इज वेरी कॉन्शियस ऑफ दिस थिंग कि जी सब कुछ हुआ कैसे। इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने भी फोन करके चीफ मिनिस्टर से बात की थी, एंड ही हैड शोन कि जी इसको इसी चीज को एक अच्छे तरीके से भी हैंडल किया जा सकता अगर कोई ऐसे पुलिस का सिचुएशन थी भी। सर, वफाक का भी आपने जिक्र किया है कि वफाक पूरी रियलाइजेशन रखती है इस मामले पे। जफर मोती साहब अभी हमसे जब बात कर रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा था कि पुलिस की डीमोटिवेशन को भी मद्देनजर रखना चाहिए, इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर पुलिस एक्शन नहीं लेगी और इस तरह के अगर इम्पेडिमेंट्स आएंगे पुलिस के रास्ते में जब वो कोई ड्यू एक्शन लेने जा रही होगी या लेने लगी होगी, तो इस चीज का कैसे ख्याल रखा जाएगा? पुलिस की डीमोटिवेशन, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का मोराल बूस्ट करना, इसके हवाले से ये जो सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है आप उससे कितना साइड करेंगे या नहीं करेंगे? ये देखिए, मोराल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। पुलिस हैज डन एन आउटस्टैंडिंग जॉब स्पेशली कराची में पिछले बहुत अरसे से, और जानों का नजराना पेश किया, फिजिकल हैंडीकैप हुआ है और उनकी कमिटमेंट अभी भी जारी है, और मेरा ख्याल है हम उनको वो उतना क्रेडिट नहीं मिलता जो कि हम मिसाल के तौर पर फौज को देते हैं। उनका भी बहुत बड़ा रोल है, लेकिन पुलिस को थोड़ा सा मेरा ख्याल है हमें ख्याल जरूर करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि देखिए, जब आप एक चीज कर रहे हैं, मेरे हिसाब से बड़ा सिंपल सा है, वारंट ऑफ अरेस्ट दिखाना फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, स्पीकर को इन्फॉर्म करना फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। तो अगर यही चीजें मैं इससे तो इतराज कर ही नहीं रहा कि जी तो पुलिस का काम है कि किसको पकड़ना है, किसको नहीं पकड़ना, क्या किसने जुर्म किया है, किसके बेसिस पर कर रहे हैं। लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जो कि ऐसे लगना भी चाहिए सबको, देखने वाले को भी, कि ये एक लॉ को फॉलो किया जा रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 9 साल के बाद अगर ये कहा जाए कि जी 12 मई 2007 का कोई मुजरिम उधर छुपा हुआ है, तो आई मीन थोड़ा बहुत तो सब थोड़ा सा लाफेबल चीज होगी ना कि अगर अच्छा और वहाँ छुपा हुआ है, आपने छापा मार भी दिया, वहाँ कोई मिला नहीं, फिर आप उनको लेके जा रहे हैं, फिर आप उनको रिलीज कर रहे हैं। आई मीन ऑल ऑफ दैट थिंग अगर वो उसी को प्रोफेशनली अगर थोड़ा सा करते तो मेरा ख्याल है ज्यादा रिस्पेक्टेबल होता और सबको जस्टिफाई करने में भी आसानी होती, पुलिस के लिए भी, सूबाई हुकूमत के लिए भी और वफाकी हुकूमत के लिए भी। लास्टली जुबैर साहब हमें एनलाइटन कीजिएगा, कराची से बियॉन्ड अगर जाएं, कंट्री वाइड सिचुएशन की बात करें, सियासी जमातों में कितना ही रियलाइजेशन है इस बात को लेकर कि हमारी अगर मईशत की तरक्की है या हमारा जो इकोनॉमिक एजेंडा है उसके ऊपर हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज अब मजीद अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सीपेक अगर 1 साल के अरसे तक डिले हुआ है इन्हीं वजूहात की बिना पर, तो ये 1 साल मटीरियलिस्टिकली सीपेक के लिए क्या अहमियत रखता था? एक तो जी मैं आपको बताऊं कि हमें सबको घबराना नहीं चाहिए कि जी पॉलिटिकल एक्टिविटी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जैसे जुलूस करते हैं और उसकी वजह से हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं। और मेरा ख्याल है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को जो पाकिस्तान का आइन उनको इजाजत देता है कि जलसे जुलूस करने के लिए, मेरा ख्याल उस हद तक तो बिल्कुल होना चाहिए और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि यहाँ कोई बादशाहत या मिलिट्री रूल नहीं है कि जी हम सब कुछ। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को, हुकूमत में भी जो पॉलिटिकल पार्टी है, ऑपोजिशन जमातों को, सबको एक चीज पर इत्तेफाक जरूर करना चाहिए कि उस हद तक पॉलिटिकल एक्टिविटी करें जो एक डिस्टर्बेंस का बायस न बने, इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिस्टर्ब करने का बायस न बने। हर एक का अपना मौक़िफ़ होता है और उस मौक़िफ़ को पाकिस्तान में मेरा ख्याल है हमें सबको शुक्र अदा करना चाहिए कि जहाँ इंडिपेंडेंट टेलीविजन नेटवर्क हैं, यहाँ सूबाई असम्बलियाँ हैं, नेशनल असम्बली है, सेनेट है,
जलसा करने की इजाजत है, जुलूस निकालने की इजाजत है। कहने का मतलब ये है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू तमाम मक्तद फिक्र के लोग, तमाम एथनिसिटी के लोग, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, वो अपनी अपनी बात पाकिस्तान के अवाम तक 1 मिनट में पहुंचा सकते हैं, चाहे इमरान खान हो या ताहिर कादरी हो या जो भी हो। तो जब हमारे पास इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं तो फिर हम ये कह के निकलें कि जी हम इसलिए अब करने शुरू कर रहे हैं कि अवाम को आगाह करने जा रहे हैं कि पनामा में क्या हुआ। तो मेरा ख्याल है वहाँ तो 5-10 हज़ार लोग आते हैं, उससे ज्यादा अच्छा ये नहीं है कि आप एक टेलीविजन चैनल पर बैठ के अपनी बात करें और बार बार करें और अपना मौक़िफ़ अवाम तक पहुंचाएं। और जो प्रोसेस है लोगों को कन्विंस करने का वो ज्यादा लॉजिकल वही होता है और ज्यादा एक्सेप्टेबल वही होता है। और सबसे बड़ी बात आखिर में मैं ये कहूँगा कि जरूर देखना चाहिए कि अगर इस वक्त ये फसाद बर्पा होगा इससे पाकिस्तान का कोई फायदा होगा। और पीछे हिस्ट्री को मोड़ के देख लें आप कि 1960 से अयूब खान के जमाने से जब से हमने शुरू किया है कि एक चेंज ऑफ गवर्नमेंट भी कोई ऐसी थी जिससे पाकिस्तान को फायदा सबसे ज्यादा हुआ था कि जी अयूब खान चले गए तो फिर पाकिस्तान को फायदा हो गया, या भुट्टो चले गए तो पाकिस्तान को फायदा हो गया। चेंज जो आना चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से आना चाहिए। आई थिंक एज अ नेशन वी हैव टू मैच्योर एंड एक्सेप्ट एंड रियलाइज दैट। राइट, बहुत शुक्रिया मिस्टर मोहम्मद जुबैर, हमसे आपने बात की। स्टेट मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन ओवर कॉल हमारे साथ मौजूद थे, उनके तमाम व्यूज हमने इस पूरे बात पे जाने हैं। जफर साहब आपकी तरफ आती हूँ, बहुत कैंडिड सेंस में स्टॉक मार्केट या कैपिटल मार्केट के लिहाज से ये जो फैक्टर था, MQM स्पेसिफिक फैक्टर था, कितना एप्लीकेबल था, अब कितना कम हुआ है? और कुछ ऐसे मामलात हैं जो कि हम देख रहे हैं कि ये टैबू खत्म होने के बाद भी पेंडिंग है, सच एज द बल्दिया फैक्ट्री इंसिडेंट। ये तमाम चीजें, जस्टिस डिले होना भी तो मतलब एक बहुत ही अनअफोर्डेबल चीज है जो कि अब हम लोग अफोर्ड खासतौर पर अपने सेंस में नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत डिफरेंस आ गया है। हमें याद है कि बीच में जब पूरा शहर बंद होता था तो स्टॉक एक्सचेंज पर बाकायदा फोन आते थे कि आप बंद करें। फिर हम लोगों ने रिक्वेस्ट की इनके सीनियर्स को कि भाई हम फेडरल के अंदर आते हैं, अगर आप हमको नहीं अलाउड है, हम फेडरल लॉज के अंदर आते हैं। उस पर बड़े सख्त अल्फाज भी हमें धमकियां दी गई। तो बहुत बड़ा फर्क आया, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप MQM स्पेसिफिक ना हो और पूरे मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर को देखें तो अभी भी आप लाहौर या बड़े सिटी को छोड़ दें और शाम को गाँव में आप नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ इश्तेहारी फिर रहे हैं पूरे पंजाब में, ठीक है। रावलपिंडी में किडनैपिंग्स बहुत बढ़ गई थी। अभी आपने इतना बड़ा इंसिडेंट देखा कि बच्चों की वो खबरें आ रही थी जो अल्लाह का शुक्र है गलत थी, लेकिन लोगों को फेयर कितना है कि वो जो अभी इनामुल्लाह साहब कह रहे थे कि भाई सिविल सोसाइटी को भी साथ होना चाहिए। मैं कहता हूँ आवाम कुछ ना करे, पुलिस को करने दिया जाए, क्योंकि फिर यहाँ पर वो खुद जस्टिस बन जाते हैं और वो स्ट्रीट पर ही फैसला कर देते हैं। 3-4 ऐसे इंसिडेंट में 3-4 इनोसेंट लोगों को मारा गया, बिल्कुल मारा गया, ठीक है ना। तो आप पुलिस को बेहतर करो, आप उनको सपोर्टिव बनो, आप उनको वो काम करने दो जिसके लिए वो पुलिसिंग आई है, उसको डीपॉलिटिसाइज करो, सिटी को डीवेपनाइज करो, गांव में से इश्तेहारियों को पकड़ो। आज ही लाहौर हाई कोर्ट के तमाम जजेस बैठे हैं और उन्होंने कहा कि भाई जितना इश्तेहारी घूम रहा है और जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको फौरन राउंड अप करो। अब अगर पुलिस को गो हेड करेंगे तो वो 15 दिन में भी राउंड अप कर लेंगे उनको। अगर वहां से ये ना हो कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आ जाएगा कि भाई ये बंदे हमारे हैं और छोटू गैंग और ये मोटू गैंग जो भी कर रहे हैं वो ना करें तो ये आप देखोगे कि ये पुलिस ऑटोमेटिकली इतनी ऊपर आ जाएगी कि फिर रेंजर्स को कहेंगे कि आप अपना काम खत्म करें, अब पुलिस हमारी स्ट्रांग हो गई है। लॉन्ग टर्म में तो यही हल है। लेकिन आप लॉन्ग टर्म में अब 2.2 बिलियन रुपीस में पूरे कराची की पुलिस कंप्लीट नहीं हो सकती तो सिंध की क्या होगी? ऑलराइट, ये और जो सीपैक की बात हो रही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सीपैक की बात तो बरसों से चल रही है। जब काराकोरम बना था तब से चल रही है, जब ऊपर से आने का शुक्र। अब जो है जो स्लो डाउन कर रही है चाइना, वो यही कह रही है कि हमें प्रोटेक्शन कंप्लीट मिलनी चाहिए, हमें लॉ एंड ऑर्डर अच्छा दो, हमें बलूचिस्तान सेफ दो। आज बलूचिस्तान में आप चागी के एरिया में सबको पता है कॉपर एंड गोल्ड भरा हुआ है, कोई माइनिंग के लिए नहीं जा सकता। मैंने खुद ली थी, मैं फिर एक दिन हंस रहा था अपने ऊपर ही कि मैं कोयटा उस टाइम नहीं जा सकता था, चागी तक कैसे जाएंगे? यानी आप सोचो कि उधर की लीज कौन लेगा? जब आप सिचुएशन अच्छी कर दोगे तो बलूचिस्तान से भी आपको खूबसूरती नजर आएगी। आपको नजर आएगा कि पंजाब के इंटीरियर में भी लोग मिल्क और कलेक्टिव फार्मिंग के लिए तैयार
हो जाएंगे। आप देखोगे कि केपीके में भी लोग स्टोनिंग करने और माइनिंग करने चले जाएंगे। नहीं, थैंक यू फॉर ब्रॉडनिंग आवर स्पेक्ट्रम कि हम लोग अगर कराची स्पेसिफिक होके कह रहे थे, हम लोग उसके बियॉन्ड भी अगर देखें, वो तो एक इशू कल का था, चले हमने उसको बहुत एट लेंथ कर लिया है बात उस पर, लेकिन वैसे बलोचिस्तान स्पेसिफिक, पंजाब स्पेसिफिक, इन तमाम चीजों को भी अक्रॉस द बोर्ड लेना कितना जरूरी है? देखिए ना, जितने कलदम पार्टीज के लोग अब पंजाब से निकल रहे हैं, कभी नहीं निकले थे। ये जो अभी शिकारपुर में भी हुआ, ये बलूचिस्तान से आ रहे हैं सुसाइड बॉम्बर। तो आपको हर जगह अटैक करना है। आप एक दुश्मन को यूं नहीं कह सकते कि ये दुश्मन आप रुको और हम उससे लड़ते हैं। आपको तमाम दुश्मनों से एक साथ लड़ना पड़ता है। ये पुरानी थ्योरी है, ये मेरी थ्योरी नहीं है, बड़े बड़े लोगों की थ्योरी है। तो ये जो है आप ये कह के नहीं सिर्फ कराची को स्पेसिफिक कर दो, ये अच्छा हो जाए, फिर पंजाब में उधर चले जाएंगे। मूव करते हैं ना, शिफ्ट करते हैं। तो ये जो शिफ्ट है, इंटर प्रोविंशियल जो गैंग्स हैं, इनको कहीं ना कहीं हर जगह से दबोचना हो। इनमें इंटर प्रोविंशियल हार्मनी भी तो कितनी जरूरी है। प्रोविंशियल हुकूमतों में आपस में हार्मनी हो तभी ये चीज मुमकिन होगी ना कि अगर एक जगह से निकले। देखें तो नेशनल वो जो मिलता है फंडिंग मिलती है, उस पर चारों सूबों में झगड़ा हो जाता है। अब आप उसमें ही देखें ना कि उसमें भी सिट डाउन नहीं है कि भाई बैठ के बात कर लें और देखें कि कितनी कंसेंसस है, कितने पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से किस सिटी को क्या मिलना चाहिए, किस सूबे को क्या मिलना चाहिए, कुछ है ही नहीं। फिर अभी आप देखें ये बगलियार और ये गंगा जमुना जो डैम बन गया है, इसका हमको कितना बुरा इफेक्ट आ रहा है। आप इकोनॉमी को सिर्फ इंडस्ट्री थोड़ी देखेंगे, आप इकोनॉमी आपकी एग्री बेस भी है, उसको भी देखेंगे। पानी नहीं होगा तो यहाँ बंजर हो जाएंगे। हम कहाँ से कॉटन, साजन, एस्ट्री और ये पैदा करेंगे, ये राइस कैसे पैदा करेंगे या गन्ना कैसे पैदा करें? तो ये सब चीजों को देखकर आप इकोनॉमी को लॉ एंड ऑर्डर से अलग नहीं कर सकते। राइट, और इसके ऊपर अगर काम किया जा रहा है तो इसमें अकेले मतलब आइसोलेशन में नहीं मुमकिन है। तमाम साइड्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जब तक मुजाहरा नहीं करेंगी तब तक नहीं बात बन पाएगी। वलीउल्लाह साहब, अभी सीपेक के हवाले से जितनी हमने बात की, ये तमाम चीजें थी, बाकी अपनी जगह इन प्लेस हैं। सिविक सेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, ये जो इंटर प्रोविंशियल हार्मनी है, क्या इसकी वजह से भी आपको लगता है कि ये तमाम चीजें कॉम्प्रोमाइज होती हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो या चाहे वो हमारे मुआशी डायनामिक्स हो? देखिए, मतलब बात यह है कि ज़ाहिर है उससे फर्क तो पड़ता है, लेकिन जैसे इस वक्त सीपेक के हवाले से जो ग्वादर में या उस एरिया में जो चाइनीज हमारे काम कर रहे हैं इस वक्त, जो बाहर से आए हुए हैं, अराउंड तकरीबन 6,500 के करीब हैं, तो उसको इस वक्त हुकूमत ने, हमारी गवर्नमेंट ने और मिलिट्री ने जो है उनको काफ़ी सिक्योर किया हुआ है। और हर एक चाइनीज के साथ तकरीबन अगर आप देखें तो 2 इस वक्त हमारे आर्मी के जवान उनको सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि उनको सिक्योरिटी देना ज़ाहिर है हमारा काम है और दे रहे हैं। अब ये कि जो बलूचिस्तान की हालत है वो ज़ाहिर है कि एक ज़माने से जो सिचुएशन रही है, अब सारी चीज़ें जो हैं उसको आर्मी बेहतर तरीके से जो है काफ़ी सर्च कर रही है, इन चीज़ों को देख रही है और काफ़ी हद तक उसमें कामयाबी मिली है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में काफ़ी, देखिए हमें थोड़ा सा पॉजिटिव सोच भी रखना चाहिए कि हाँ, सब कुछ बुरा नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी भी हो रही हैं। तो हमें थोड़ा सा ये देखना होगा कि आया कि अगरचे बहुत सारे काम नहीं हुए तो लेकिन कुछ काम ऐसे भी हुए हैं जो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी को ले लें, हमारे पावर सिस्टम को, तो उम्मीद है देखें इंशाल्लाह 2017 तक लास्ट में बहुत उम्मीद है कि लोड शेडिंग जो है तकरीबन ये ख़त्म हो सकता है या हो जाएगा। तो इस पे काम हो रहा है और दीगर बहुत सारे शोबे हैं जिस पे काम होता है, रोड पे काम हो रहा है, बहुत सारी चीजें काम हो रही हैं। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लॉ एंड ऑर्डर पे भी काम हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पे भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। और देखिए ये एक दिन का काम नहीं है, ये ओवरनाइट मैटर नहीं है। मैटर यह है कि टाइम लगेगा, हर चीज को एक पॉजिटिव अंदाज में सोचना पड़ेगा। ऑपरेशन स्टार्ट हुए हुए 3 साल अरसा तो हो चुका है, 3 साल में आपको लगता है हमारी अचीवमेंट काफी है? 3 साल अगर आप कहेंगे कि जब से ऑपरेशन हो रहा है तो 3 साल के पहले की सिचुएशन, जैसा कि अभी बता रहे थे मिनिस्टर साहब ने भी जिक्र किया कि देखें सिचुएशन कितने खराब थे कि 3 साल पहले की बात अगर आप करें या 4 साल पहले की बात करें तो उस वक्त सिचुएशन ये था कि हम घर से निकलना क्या हमारे लिए सारे एरियाज नो एरियाज हुआ करते थे, हम वहाँ जा नहीं सकते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप कराची क्या ओवरऑल कहीं भी जा सकते हैं, तो ये काफी अचीवमेंट है। बेहतर मुझे ये इजाजत दीजिएगा टुवर्ड्स द एंड कुछ जो हमारे लास्ट मिनट्स हैं, बहुत जो ब्लंट बात है उसके ऊपर हमारे जितने पैनलिस्ट हैं अगर उनकी आरा आ जाए कि जितने भी एक्सटर्नल हमारे दुश्मन हैं या हमारे जितने भी इस तरह के हैं ईविल आइज हैं, इंटरनल एलिमेंट्स के जरिए अपने एक्टिविटीज हमारे मुल्क में सरगर्म करते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ MQM हमने ये बहुत ट्रू देखा है। ये बताइएगा ये चीजें अगर मुल्क में एग्जिस्ट कर रही हैं या इन एलिमेंट्स को डिसएसोसिएट करने के
لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے یا یہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز بالخصوص MQM کلیم کرتی ہیں کیا وہ کافی ہے؟ ظفر صاحب پہلے آپ جی دیکھیں یہ اب جو ہمارے دوست کہہ رہے ہیں اس سے یہ ہے کہ ٹائم لگے گا. کتنا ٹائم؟ آپ پیسہ پمپ کریں نا, آپ ان کو نیا اکوپمنٹ دیں, پولیس کو آپ نئے ویپنز دیں, تو یہ جو ایلیمنٹ جو باہر کے ایکسٹرنل ایلیمنٹ ہے اور انٹرنل ایلیمنٹ کی جو گٹھ جوڑ ہے وہ ختم ہو جائے گی. آپ دیکھیں بلوچستان کا بھی نکلا. آپ دشمن کی بات کریں, آپ کے جو دوست جو کہلاتے ہیں نا ان کے بھی ایکسٹرنل ایلیمنٹ ہمارے انٹرنل ایلیمنٹس کو یوز کر رہے ہیں. آپ جن کو دوست سمجھ رہے ہیں, آپ کے خیال میں سی پیک میں کوئی پاکستان کو اچھی نظر سے دیکھ رہا ہوگا؟ کیونکہ ان کو پتا ہے یہ گیم چینجر ہے. تو جب گیم چینجر اکانومک آتا ہے نا تو اچھے سے اچھا سگا بھائی بھی ہوتا ہے نا, اس دیکھتا ہے نا کہ بازو میں میرے بھائی نے نئی گاڑی لی ہے تو وہ جیلس ہو جاتا ہے. تو یہ آپ یہ سوچیں کہ ہر ایکسٹرنل ایلیمنٹ کا ابھی ایک انٹرنل ایلیمنٹ یہاں ہے, سلیپر سیلز ہیں جن کے اوپر نظر رکھنی ہے, جو لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کر سکتے ہیں, وہ ایزی ٹارگیٹ دیکھ سکتے ہیں. اسپیڈ اپ کریں ابھی, دس از ناٹ اے ٹائم ٹو ویسٹ اینڈ ویٹ. کیونکہ یہ جو آپ نے سب سے پہلا ایک پوائنٹ دیا کہ بھائی سلو ڈاؤن ہوا ہے چائنا کا, یہ کیا انڈیکیشن ہے؟ یہ کہہ رہا ہے یو شیپ اپ ادر وی آر شپنگ آؤٹ. یہ شیپ اپ پازیٹیو بات کریں, لیکن آپ پازیٹیو بات میں یہ کریں کہ اس کو اور پازیٹیوٹی کریں. ٹھیک ہے, نو گو ایریاز ہٹ گئے, بہتری ہوئی ہے, لیکن یہ بہتری آپ کو ابھی بھی 25% گننی چاہیے. 75% ابھی کام باقی ہے اور 75% ہم کو ابھی کمنگ 10 سال میں نہیں چاہیے, ہمیں ابھی چاہیے. ٹھیک ہے, لاسٹ منٹ ولی اللہ صاحب, اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کا بے حد مظاہرہ کیا ہے MQM نے اپنی اسپیچز میں اینڈ ویئر ناٹ. بتائیے گا ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے ان کی طرف سے اگر ڈس ایسوسیشن کی بھی بات کر رہے ہیں, آپ کی نظر میں یہ کافی ہے؟ آخری منٹ میں آپ کا کیا بات یہ ہے کہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں, جو بھی تنظیم ہے, چاہے وہ اس کے علاوہ بزنس کمیونٹیز ہے, عام پبلک ہے, اس وقت کو جو سب سے شدید ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت کے ساتھ اپنے ایک بہتر ان کو سپورٹ کریں, اور جو حکومت اپنی منصوبے بنا رہی ہے یا اس کے ساتھ تو وہ کریں, تاکہ اس وقت جو عوامی سطح پر کچھ نظر آئے اور ان کو اس کا جو بینیفٹس ہے وہ ملے. اس کے لیے سب کو مل کے کام کرنا ہوگا. ایک قوم ہے, ایک قومیت کی بنیاد پر سب کو قومی لیول پہ یعنی کہ ملکی اور قومی مفاد میں سوچنا پڑے گا, اور اسی میں ہماری جو ہے بہتری ہے کہ ہم اس کو سوچتے ہوئے اپنا کام کریں, اور جو حکومت کام کر رہی ہے یا صوبائی حکومتیں کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ ہمیں مکمل تعاون. رائٹ, اس نوٹ پہ آج کے پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. کافی ڈائیورسفائی کرنے کی ہم نے کوشش کی پورے ڈسکشن کو, اینڈ ویری گریٹفل ٹو آل آر پینلسٹ. میرے ساتھ مسٹر ظفر موتی تشریف فرما تھے, مسٹر ولی اللہ خان تشریف فرما تھے. اوور فون لائن ہمیں مسٹر احمد چنوئی نے جوائن کیا تھا, مسٹر محمد زبیر نے جوائن کیا تھا. دونوں موقف آپ نے سنے ان دا اسٹوڈیوز ایز ویل. جتنے جینٹلمین, جو جینٹلمین تھے ان کی بھی بات آپ نے سنی. قومی ایسنس کو, نیشنلزم کو سب سے اوپر ترجیح دی جائے تبھی بات بن پائے گی, اور اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کو بحیثیت قوم, بحیثیت نیشن اگر ہم لوگ مل کے رد کریں گے تبھی معاشی ترقی یقینی بنائی جا سکتی ہے, معاشی ایجنڈا یقینی بنایا جا سکتا ہے. بالخصوص سی پیک کی شکل میں جو ہمارے پاس اپرچونٹی ہے یقیناً ہمارے لیے فیٹ چینجر ہے. لہٰذا اس کو کیش ان کرنا اس وقت ہمارے لیے اشد ضرورت ہے, اور اس میں مزید نہ ڈیلیز برداشت ہو سکتے ہیں اور نہ کسی طرح کے کمپرومائزز برداشت ہو سکتے ہیں. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.